अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज लाहौर से ज्वाइन किया है साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादिर ने, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी भी। इरफान कादिर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यूँ तो हम कानून के ऊपर बहुत बहस करते हैं, मगर सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त फुल कोर्ट का एक समात जारी है, जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त बराह रास्त देखा जा सकता है, उसमें बज़ाहिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का ये कहना है कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल ये हक मौजूद है कि वो कानून पास करे, और जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचों की तश्कील हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नज़रसानी की बजाय अपील का जो हक दिया गया है, वो पार्लियामेंट के पास आइनी तौर पे ये हक था कि वो इस हवाले से कानून साजी करे। तो बजाय इसके कि हम नुक्तों के ऊपर जाएं, कानूनी सवालात के ऊपर जाएं, एक मुख्तसर सी आपसे एक रैपिड फायर किस्म के मामलात जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस पार्लियामेंट के कानून का जायज़ा ले रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो कानून इस वक्त मुअत्तल है। 8 जजों ने मुअत्तल किया था, अब 15 जजेस बैठे हैं। तो अगर मैं एक एक जज का नाम लेकर इरफान कादिर साहब आपसे पूछूं कि आपकी राय में कानून के हक़ में हैं या कानून के ख़िलाफ़, तो क्विकली हम आपसे और शुरा से एक राय ले लेते हैं, ताकि कम से कम ये आम आदमी को बता सकें कि इस कानून के हवाले से मुमकिन फ़ैसला अक्सरियत से अगर होगा तो कितनी अक्सरियत से होगा। सबसे पहले इरफान कादिर साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कानून के हक़ में हैं, हक़ में हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो भी हक़ में हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन, वो हक़ में नहीं है क्योंकि उन्होंने तो इसको सस्पेंड किया था, कानून बना ही नहीं था, उन्होंने पहले ही सस्पेंड कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, वो भी कानून के हक़ में है। जस्टिस मुनीब अख्तर, वो कानून के हक़ में नहीं है। उनके जो सवाल हैं वो बिल्कुल इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो कानून के हक़ में नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी, वो कानून के हक़ में होंगे फाइनली। अच्छा ठीक। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, कानून के हक़ में होंगे। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, वो कानून के खिलाफ हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, कानून के हक़ में। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा। जस्टिस आयशा ए मलिक, वो कानून के खिलाफ होंगी। जस्टिस अतर मनल्ला, कानून के हक़ में। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, उनके बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं जानता। अच्छा, वो खामोश हैं अभी। जस्टिस शाहिद वहीद, जो है वो मेरा ख्याल है कानून के हक़ में जाएंगे। अच्छा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जी मेरा ये ख्याल है वो भी कानून के हक़ में जाएंगे। तो जो हक़ में है आपके मुताबिक, तो ये 10 जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, ये 10 ये कानून के हक़ में होंगे। तो ऐसी सूरत में हसनात साहब, आपके ख्याल में? मेरा ये ख्याल है। मैं हसनात मलिक से ज़रा क्विकली राय ले लूँ, क्या ये दुरुस्त है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, उनके ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स में तो बड़ा वाज़ेह है कि वो कानून के हक़ में होंगे। अच्छा। और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, अभी तक कोई उन्होंने ऑब्जर्वेशन, कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उम्मीद यही है कि वो कानून के हक़ में ही होंगे। जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं, वो उनकी कुछ सवालात हैं कानून के हवाले से, तो ज़्यादा बज़ाहिर लग रहा है कि जो है वो खिलाफ जाएंगे। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं, वो भी उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कानून पे उनके बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, क्वेश्चन भी उन्होंने उठाए हैं, तो वो भी खिलाफ ही जाएंगी। तो क्या रेशो फिर आपके नज़दीक रही? फिर देखिए, मेरा ख्याल है कि सारा डिपेंड जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पे। एक है कि जस्टिस याहिया अफरीदी
वो अपनी रवायत क्या वो कायम रखेंगे कि अपना एक अलहदा जो नोट उनकी अलहदा ओपिनियन होती है, लेकिन अल्टीमेट ये होता है कि क्या उन्होंने कानून को अपहेल्ड किया है या नहीं किया। मे भी कोई एक आध प्रोविजन पे उनकी रिजर्वेशन हो, लेकिन ओवरऑल बजाय लग रहा है कि उन्होंने वो ये कहेंगे कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। ठीक है, तो वो ये लग रहा है कि इस वक्त जो अभी तो देखें दूसरी साइड ने आर्गूमेंट भी नहीं स्टार्ट किया। हम बहुत जल्दी वैसे ये नहीं कर, क्या होगी 8-7 हो सकती है या देखिए मेरा ख्याल है कि 8-7 ही लग रहा है कि 8-7 ही। और मगर जो इरफान कादर साहब कह रहे हैं वो तो 10 और 5 की लग रही है। करीम साहब मैं क्विकली नाम लेता जाता हूँ, आप भी अगर इसी तरह रैपिड फायर में बता दें। काजी फाइसा कानून के हक में या खिलाफ, कानून के पार्लियामेंट के? ये करीम सदीकी साहब ने भी I'm confused। अच्छा, काजी फाइसा साहब के बारे में भी आप कंफ्यूज है कि वो कानून के हक में या खिलाफ? मैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उड़ाई हुई है। हाँ, अच्छा। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद शायद कानून के हक में। तो इजाजुल हसन साहब हक में कानून के हक में। अच्छा, ये आज आपने सारा उल्टा बयान करने का ये खैर इनकी हमेशा जस्टिस प्रेडिक्शन इनकी मंसूर अली शाह, मंसूर अली शाह हक में जाएंगे। अच्छा। और जस्टिस मुनीब अख्तर? नहीं, ये मुखालफत में जाएंगे। और जस्टिस याहिया अफरीदी? जस्टिस याहिया अफरीदी कुछ क्लॉजेस के हक में होंगे और कुछ के खिलाफ, मिक्स होंगे। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान? ये जिस तरफ काजी फाइसा जाएंगे। अच्छा भाई, मतलब मुखालफत में बकोला आपके। और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली, मुखालफत का नहीं कहा मैंने, कहा कि कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी? मुज़ाहिर नकवी साहब हक में जाएंगे, कानून के हक में जाएंगे। अच्छा, जान बचाने का कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, जस्टिस जमाल खान? मेरी असेसमेंट है, आप आगे आप देख। ठीक है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल? हक में। आप तो बहुत ही वाइल्ड गेस कर रहे हैं। अच्छा, जमाल खान मंदोखेल हक में। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर? हक में। ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना जो जस्टिस याहिया अफरीदी, मतलब कुछ एक अपील के हवाले से शायद रिजर्वेशंस हों, लेकिन ओवरऑल कानून है। ठीक है। जस्टिस आयशा मलिक? आयशा मलिक खिलाफ जाएंगी। और जस्टिस अतर मिन अल्लाह? जस्टिस अतर मिन अल्लाह जो हैं वो उस तरफ जाएंगे जिस तरफ सैयद मंसूर अली शाह साहब जाएंगे, मतलब यस उनके साथ जाएंगे। और इसके अल्लाह आप दुआ करें कि सैयद मंसूर अली शाह जो है दुरुस्त नहीं, वो कानून के साथ ही है, इसमें तो ओपन थी। बट एनीवे, वो अतर मिन अल्लाह साहब की ऑब्जर्वेशन भी बड़ी क्लियर है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये अक्सरियत के साथ जाएंगे अगर कानून बरकरार रहता है। ठीक है, मतलब मज़ाहिर नकवी साहब और ये दोनों अक्सरियत के साथ जाएंगे। और जस्टिस शाहिद वहीद खिलाफ जाएंगे। अच्छा, और जस्टिस मुसरत अली? ये भी मेरा ख्याल है कि खिलाफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 11-4 का बनता है। मेरे जस्टिस मुसरत अली जो है जस्टिस आयशा मलिक के साथ जाएंगे। 11-4 का लगता है मुझे। 11-4। तो आप क्या कह रहे हैं? कानून बस अब इस सारा को नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने 11-4 मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है वो कानून के हक के अंदर जा रही है अभी तक। अच्छा। लेकिन ये जिस तरह से जज साहबान कहते हैं ना कि हमारी टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन है, तो ये भी हमारी अभी तो आधी साइड सुनना बाकी है। सुनिए अटॉर्नी जनरल, अब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ हैं इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला सिर्फ इस कानून का है या बुनियादी बात पार्लियामेंट के अख्तियार की है? इसमें पार्लियामेंट के अख्तियार की कोई बात नहीं है। जजेस में डिफरेंस पैदा हो गए थे और एक चीफ़ जस्टिस जो है वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाए चले जा रहे थे, जो आउटगोइंग जो अब चीफ़ जस्टिस नहीं रहे, और आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठनी शुरू हो गई थी और पार्लिमान ने भी उन आवाज़ों का साथ दिया था। और पार्लिमान ने इसीलिए एक फ़र्द वाहिद को जो ये एक ताकत खुद उन्होंने एज्यूम कर ली थी उसको डाइल्यूट किया और पहले 3 जजेस पे उन्होंने मुहित कर दिया उसको कि 3 जजेस मिलके वो फैसला करें बजाय एक के। तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमान ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के
ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन किया। चूँकि कहाँ एक जज साहब जो हैं वो ख़ुद ये बेंचेस बना रहे थे, कहाँ उसको वो 3 पे ले गए, और अगर 3 पे भी वो ले जाते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो नुक्ते जो हैं वो 3 ने डिसाइड कर दिए वंस फॉर ऑल, क्योंकि जब बेंच बनेगा तो हतमी डिसीजन बेंच का होगा कि आया 184(3) जो है इसमें लागू होता है या नहीं होता। तो इसलिए ये कहना कि ये 3 जज डिसाइड कर लेंगे कि 184(3) लागू होता है, वो एक टेंटेटिव असेसमेंट करेंगे। फाइनल असेसमेंट जो भी बेंच बनेगा वो करेगा, और इस सारी चीज़ में कोई भी चीज़ जो है खिलाफ आइन और खिलाफ कानून नहीं बनती। ठीक है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है ख़ुद ही अपने कवायद में तरमीम करके यही कमेटी बना सकती थी, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन उन्होंने पिछले 100 साल से नहीं ना बनाई, तो पार्लियामान इसीलिए बीच में आई, और आर्टिकल 191 में यही कहा गया है कि जो भी कानून पार्लियामान बनाएगी रूल की निस्बत से, वो कानून जो है वो फायक होगा बनिस्बत पार्लियामान के, बनिस्बत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के। तो इसीलिए चूँकि इन्होंने ये चीज़ नहीं की, फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं की, ये रूल्स में इन्होंने वो तब्दीली नहीं की, तो पार्लियामान इनकी मदद को आई। और पार्लियामान ने अगर एक अच्छी चीज़ की है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को तक़वियत मिलती है एज एन इंस्टीट्यूशन, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के ये जो बेंच है उस कानून को क्यों इलीगल डिक्लेयर करेगा? उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो अगर कानून जो है वो बरकरार रहता है, तो फिर जो इस कानून की मुअत्तली के दौरान जो फैसले किए गए, इस तो उनकी क्या हैसियत होगी? हाँ, उनकी वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक लोगों को समझ नहीं आ रही, वो एक डिफेक्टो डॉक्ट्रिन को प्रेस कर रहे हैं। आपको मैं याद कराऊं कि जब हम लोग जज थे तो उस वक़्त तो डिफेक्टो डॉक्ट्रिन इसलिए लगाई गई थी कि हमको जब सबको फारिग किया गया था तो हमने थाउजेंड्स ऑफ केसेस डिसाइड किए थे, और सही डिसाइड किए थे। अगर वो थाउजेंड्स ऑफ केसेस अपने ऊपर ये डाल लेते तो ये अदलिया जो ऑलरेडी बैठी हुई है केसों के बोझ तले बिल्कुल ही बैठ जाती। यहाँ पे इसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून के आने के बाद जो गलत बेंचेस बने हैं वो हार्डली 5-6 केसेस हैं सारे साथ, तो उसमें डिफेक्टो डॉक्ट्रिन वाली बात लगेगी नहीं। कौन से और यहाँ पे डेफिनेटली मेरा ख्याल है एक तो वो था जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर था, इन्होंने जो वो ख़त्म किया, वो जो अलग से कानून पार्लियामेंट ने बनाया था कि नज़रसानी की जगह जो है पार्लियामेंट ने जो बनाया था वो इन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बना के ख़त्म कर दिया। एक इन्होंने नैब का कानून जो है वो अपनी मर्जी का बेंच बना के कर दिया, नैब का तो जो ख़त्म की वो पहले का था। हाँ, नैब की तरामीम जो ख़त्म किया वो पहले का था, वो ये कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बाद में आया फिलहाल उसकी हद तक। लेकिन उसका भी जब ये कानून बहाल हो पूरी तरह से हो जाएगा तो उसकी जो अपील में नैब के कानून की जो रिव्यू है, अपील या रिव्यू, अपील भी उसमें उनको अपील भी मिल जाएगी, तो वो अपील में वो नैब का कानून सेटिसाइड वैसे 63A का भी तो यहाँ पे डेफिनेटली जब वो पास। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे कि ये वो सेपरेटली वो चैलेंज होगा, उसमें अपील प्रोवाइड हो जाएगी ना, उसमें भी अपील आ जाएगी, इनको अपील मिल जाएगी, बेशक वो रिव्यू में वो डिसाइड हो जाएगा। तो चूंकि हाँ, बेशक रिव्यू में डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन ये एक अपील भी उनको मिल गई है ना एज ऑफ राइट अंडर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ, तो जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम वो एक जज साहिबा ने ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अगर ये मामला डिसाइड हो जाता है तो चूँकि फुल कोर्ट है तो इसकी अपील कहाँ जाएगी, तो उन्होंने डेफिनेटली उन लोगों का ख्याल किया जिनके बारे में एक कोर्ट अगर ये होल्ड करता है कि उनको लोकस स्टैंडा ही कोई नहीं है तो उनकी अपील की वक़्त कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जहाँ चंद 1-2 हज़ार लोग जो हैं उनको जो राइट ऑफ अपील मिलेगा इस कानून की वजह से, जो जिनको के अनहर्ड कंडेम किया गया था पिछले 8-10 साल में, उस हद तक बड़ा ज़रूरी है कि उनको राइट ऑफ अपील हो, जिसमें नवाज शरीफ साहब का वो अकामा वाली न्यायालय भी शामिल है। बिल्कुल, वो भी बीच में आ जाएगी। जैसे ही ये फैसला होगा तो वो अकामा में तो सबसे पहले अकामा में वो इसमें आएंगे, उसका तो रिव्यू भी डिसमिस हो चुका है। नहीं, उसका रिव्यू का जो फैसला है ना, मुझे याद है उसमें एवेंचुअली उन्होंने होल्ड किया था कि हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है आपने इसका नोटिस ही नहीं लेना, कोर्ट ने उससे इन्फ्लुएंस ही नहीं होना, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था। वो तो ट्रायल कोर्ट को कहा अब चूंकि अपील प्रोवाइडेड होगी, ट्रायल कोर्ट को कहा था, लेकिन अब चूंकि अपील भी तो आ जाएगी ना,
और अपील जो है मीनिंगफुल होगी, और इसमें रिव्यू जो, और अगर ये नया मीनिंगफुल रिव्यू आता है या अपील आती है तो उसमें डेफिनेटली एक लार्जर बेंच होगा। अगर उसमें 5 जजेस, तो फिर वो जज साहबान जो कह रहे हैं कि ये शख्सी हवाले से कानून है, तो फिर इसका मतलब वो कोई दुरुस्त बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, बिल्कुल शख्सी वैसे भी मैटर ऑफ राइट एक शख्सी हवाले से जो बेंचेस बनाए जा रहे थे, जो शख्सी हवाले से बेंचेस बनाए जा रहे थे, इस कानून ने उसको खत्म किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी इस अहम मामले पे बात जारी रखेंगे।